हेलो एवरीवन। हम लोग बीपीएससी मेंस का क्लासेस चला रहे हैं। 4 लेक्चर ऑलरेडी हमने हॉलिस्टिक वे में और इतना अच्छा तरीके से कंप्लीट कराया, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। हम लोग 70 और 71 बीपीएससी मेंस को टारगेट कर रहे हैं। 70 और 71 इसलिए कह रहे हैं कि जो भी बच्चे 71 का वो पहले अपना मेंस क्लियर टॉपिक कवर कर ले। ऐसा बोला जाता है, ऐसा मेरा मानना भी है, कंप्लीट योर मेंस बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स प्रिपरेशंस जो है ना, अगर आप बाद में करते हो, मई के आसपास स्टार्ट करते हो, तो अभी से लेके मई तक अगर एक बार कंप्लीट कर लेते हो मेंस अपना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेंस और प्री के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, 90 to 105 डेज का होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं उसमें रिपीटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, फिर हम लोग उसके ऊपर टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, जैसे हमने टॉपिक ऑलरेडी बना लिया है, कुछ टॉपिक उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो नेहरू का व्यू क्या है कम्युनलिज्म पे और सेकुलरिज्म पे। तो कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म अगर आपको पता रहेगा तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो उनका क्या व्यू है, लेकिन तब भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ गांधी एज ए इमिनेंट नेशनल लीडर। कैसे गांधी जी जो थे एक इमिनेंट लीडर थे, वो आपको बताना क्या क्या फैक्टर थे। तो ऑब्वियस ही बात है, गांधी आप पढ़े होगे तो आपको पता चल जाएगा गांधी एक जो लीडर्स थे तो वो क्यों एमिनेंट लीडर थे, उनके क्या क्या फैक्टर, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस से लेके चंपारण सत्याग्रह से लेके 1947 तक। ठीक है, बिरसा मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो बिरसा मुंडा के बारे में पता होगा तो आप उनके मूवमेंट को भी कोरिलेट कर सकते हो। रिपीट 2 बार हुआ ये चीज़ें। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द नेशनल मूवमेंट। तो राजेंद्र प्रसाद और नेशनल मूवमेंट के बीच में शॉर्ट नोट्स आपको बोला गया। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है नेशनल मूवमेंट, इनका पार्टिसिपेशन क्या था, कैसे नेहरू कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात करते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। गांधी जी व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन। तो गांधी जी का क्या व्यू था कास्ट और रिलीजन पे, हम गांधी को थोड़ा और एलिबरेट में करेंगे। आज हम लोग गांधी अंबेडकर और गांधी टैगोर के बीच में भी डिफरेंस देखेंगे, टैगोर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, द दलित मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, गांधी जी व्यू ऑन सत्याग्रह। गांधी जी का व्यू क्या था सत्याग्रह पे, जो आज हम लोग गर्दनी बाग में जो सत्याग्रह कर रहे हैं, मतलब सत्य के लिए जो आग्रह कर रहे हैं, क्या व्यू था गांधी जी का। जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण क्विट इंडिया मूवमेंट का बहुत कोरिलेशंस है, ये हम लोग जरूर देखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस एंड INA। ठीक है, उसके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हम देखते हैं, ऐसा नहीं है जो टॉपिक आपको ऊपर पूछा गया PYQ वही पूछेगा, उसमें से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, लेकिन नया टॉपिक भी बन जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रूथ एंड वर्च्यू डू नॉट नेसेसरी बिलोंग टू द वेल्थ। ट्रूथ, सच्चाई और वर्च्यू जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि वेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से बिलोंग करेगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ऐसा राजा राम मोहन राय साहब का मानना था। ये इंडियन रिफॉर्मर थे, उसके साथ साथ ये फाउंडर थे ब्राह्मो समाज का। ठीक है, उसके बाद इनको जो टाइटल राजा मिला था ना, अकबर टू जो थे उनसे मिला था। ठीक है, अकबर टू मुगल्स के जो थे, अपेटली नॉन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है, उसके साथ ऑफ मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, उसके साथ साथ इनका क्या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस था वो हम लोग देखते हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखोगे तो इन्होंने 2 चीज़ें डिमांड किया था। इन्होंने बोला था कि आप सेपरेट करो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से। ऑब्वियस ही बात है, सेपरेट का अगर नहीं सेपरेट करोगे, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। हमने कैसे देखा कि जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, तो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, तभी तो जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, पहला बात। और हम लोग सिंपल सा बात ये समझो कि हम लोग हॉलिस्टिक वे में समझेंगे। अगर मान लो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेट नहीं रहेगा तो हम बीपीएससी का 70 का मुद्दा कैसे लेके जाएंगे कोर्ट पे, अगर दोनों एक ही रहता। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के फैसले को चेंज ही नहीं कर सकता, दोनों एक ही है, अगर समझ रहे हो तो फिर क्या ही होगा। तो उसके साथ साथ इन्होंने इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज का बातें किया, इन्होंने 2 चीजें डिमांडेड किया। ये हमेशा अगेंस्ट थे जमींदारी के, उसके साथ साथ हमेशा चाहते थे कि जो कंपनी के पास जो ट्रेड राइट उसका एबोलिशन हो, खत्म हो, रिमूवल ऑफ हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज। ये हमेशा चाहते थे जो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो हम विदेश सामान भेज रहे हैं उसका जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो वो हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाए। इनका हमेशा से ये डिमांड था, और ये हमेशा अगेंस्ट थे कॉलोनाइजर्स के, जो भी हमारे ब्रिटिश कॉलोनी बना लिए थे, हम पे राज कर रहे थे, हमेशा उनके अगेंस्ट थे। इनका अगर सोसाइटल कंट्रीब्यूशन देखोगे तो हमेशा इन्होंने एबोलिशन सती पे बातें किया और हमेशा इसके लिए वर्क किया। ये हमेशा विमेंस इमेंसिपेशन का बात करता था, मतलब ये है कि हमेशा ये कंडेम करते थे कि पॉलीगेमी नहीं होना चाहिए, पॉलीगमी मतलब या एक से ज़्यादा वाइफ या एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं होना चाहिए। और
और अर्ली मैरिज का हमेशा अगेंस्ट में ये थे, ठीक है। इन्होंने आत्मीय सभा वगैरह भी बनाया था जिसके थ्रू ये अगेंस्ट थे सोशियो रिलीजियस माल प्रैक्टिसेस, सोशली रिलीजियस जो सोशल रिलीजियस माल प्रैक्टिसेस हो रहा था उसके हमेशा अगेंस्ट में इन्होंने काम किया थ्रू अमित्य सभा, ठीक है। ये क्रिटिक थे हिंदुइज्म के बहुत सपोर्ट में नहीं थे क्योंकि बहुत सारा लूप होल भी था। ये अपोज करते थे इविल प्रैक्टिसेस इन हिंदुइज्म में जो इविल प्रैक्टिसेस था, ऐसा प्रैक्टिसेस जो बिल्कुल नेसेसरी नहीं है एज पर द सोसाइटी, हमेशा उसके अगेंस्ट थे। जैसे हो गया आइडोलेट्री, जब भी आप जो आप भगवान का पूजा कर रहे हो तो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है। आइडोलेट्री मतलब होता है मूर्ति पूजा, कास्टिज्म के खिलाफ थे। और ये सब सोशल इविल था। जो हिंदुइज्म में सोशल इविल क्या है? कास्टिज्म, ठीक है। उसके साथ रिलीजियस रिचुअल्स से ये अगेंस्ट थे। जैसे रिलीजियस रिचुअल्स इसलिए अगेंस्ट थे कि कभी कभी रिलीजियस रिचुअल्स के कारण क्या होता है, दो कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे थ्रेड सेरेमनी, जिसको हम लोग जनौ सेरेमनी भी बोलते हैं, जो अपर कास्ट करते थे, लोअर कास्ट नहीं कर सकते थे। तो ये सब क्या है? सोसाइटी में एक इविल है, ठीक है। एजुकेशन में क्या था? इन्होंने हिंदू कॉलेज 1870 में कोलकाता में ओपन किया था और वेदांता कॉलेज खोला था जिसमें इन्होंने इंडियन और वेस्टर्न लैंग्वेज का, वेस्टर्न लर्निंग का बातें किया। हम थोड़ा फास्ट इसलिए भी पढ़ाते हैं क्योंकि कम देर में एक होलिस्टिक वे में अच्छा नॉलेज हमको मिले, क्योंकि आप लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हो। और हम बिना मतलब का बात कर रहे हो, लेक्चर्स जो 20 मिनट का हो सकता है, हम हार्डली 20 से 25 मिनट का वीडियो बना रहे हैं सो दैट कि आपका टाइम लैप्स ना हो। क्योंकि अगर 20 से 25 मिनट को अगर हम 1 घंटा ले जाना चाहे तो हम डेफिनेटली ले जा सकते हैं फालतू बातें करके। लेकिन ऐसा हमेशा मेरा मानना है कि वीडियो लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप बोर ना हो, सिर्फ पढ़ाई का बात हो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन इसका क्या था? ये बिलीव करते थे, मोनोथेसिस्ट में बिलीव करते। मोनोथेसिस्ट का मतलब होता है कि सिंगल गॉड में ये बिलीव करते थे। हमेशा इन्होंने बोला है कि एनालाइज द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन द लाइट ऑफ रीजन एंड पुट फॉरवर्ड द आर्गुमेंट फॉर द वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। हमेशा बोला है कि जब भी आप वर्ल्ड का अदर रिलीजन देखोगे तो हमेशा सिंगल गॉड है। तो ये सिंगल गॉड में बिलीव करते थे, मोनोथेइज्म में बिलीव करते थे, इनका ऐसा मानना था। ये प्रिसिप्ट्स ऑफ जेसस, मतलब जेसस को भी कुछ वगैरह इन्होंने उद्देश्य दिया कि इन्होंने बोला कि आप रेशनलिज्म अप्लाई करो क्रिश्चियनिटी में। तो इन्होंने वहां पे भी सोचा कि वहां पे भी कुछ जो प्रॉब्लम था, रेशनलिज्म नहीं था, उसको लाने का कोशिश किया। इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे, ये हमेशा सपोर्टेड करते थे कॉज ऑफ लिबर्टी को, ठीक है। डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे और नेशनलिज्म एवरीवेयर हो इन द वर्ल्ड, इसमें ये बिलीव करते थे। आई होप कि अगर राजा राम मोहन राय के बारे में आपसे पूछेगा तो हो सकता है किसी फॉर्म में पूछेगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी का। तो आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ सोसाइटल कंट्रीब्यूशन और एजुकेशन इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी आप बता सकते हो। अगर शॉर्ट नोट्स आपसे पूछेगा कि उनका क्या सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन था तो डेफिनेटली आप ये ऊपर वाला लाइन लिख के आप सोसाइटी कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। अब सोसाइटी आप लिखना कैसा, ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से लिखना है। देखो अगर आप ये बात करो कि अगेंस्ट जमींदार थे वो, तो ये भी तो सोसाइटी की तरफ काम हुआ कि सोसाइटी में जमींदारी सिस्टम से क्या होता था, सोसाइटी में जो नीचे दबके के लोग थे, जो बड़े बाबू साहब के यहाँ खेत में काम करते थे, उनका क्या होता था, उनका अच्छा नहीं होता था। हमेशा वो बोझ के हमेशा वो लोन के तरह दबे होते थे। तो ये सब भी आप सोसाइटी रिफॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो ना उसको दिमाग में बैठाओ सो डैट कि आप आंसर कुछ भी रहे, आपके पास जो नॉलेज है उसको कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो मेंस में। इट ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, क्योंकि आपका नॉलेज क्या आपका नोट्स बताएगा, आप लिख रहे हो एग्जामिनेशन में वो बताएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू साहब के बारे में देखते हैं। ये इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इफ द अप्रोच इज गुड द रिस्पॉन्स इज गुड। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर हमारा अप्रोच सही है तो हमारा रिस्पॉन्स भी सही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बीपीएससी का मुद्दा सही से रख रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, फिर हाई कोर्ट पे जा रहे हैं, तो हमारा अप्रोच सही है तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी सही होगा, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, सबको पता है। ही बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अ बाल दिवस और चिल्ड्रंस डे, इसमें कोई ऐसा दौरा नहीं, आप सबको पता है। ये देखो इनका कुछ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था। आप देखो कैसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को रखेंगे, तो इन्होंने फॉर्म किया था सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन ये रिफ्यूज कर दिए थे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी अगर याद करो तो इनके जो फादर्स थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी बनाया था, जिस समय प्रो चेंजर नो चेंजर का बात हो रहा था। 1922 का जो कांग्रेस का सेशन था वहां पे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास अलग हो गए थे, वहां पे प्रो चेंजर नो चेंजर, प्रो चेंजर वो थे जो
कांग्रेस के अंदर चेंज चाहते थे, और नो चेंजर वो थे जो कुछ चेंज नहीं चाहते थे। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, इन्होंने सबसे पहले जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बातें किया था, फिर इन्होंने बोला था एक सर्टेन टाइम दिया था कि 1930 तक आपको देश खाली कर देना है, अंग्रेजों को बोला था, और उन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन की बातें की। तो ये सब इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने फाउंडेड किया इंडिपेंडेंस इंडियन लीग, इन्होंने किया फॉर इंडिया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, किसके साथ मिलकर? सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर। इन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया बॉम्बे सेशन में। उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि अब जब दांडी मार्च कर रहे थे गांधी जी, उस समय जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसकी यही अध्यक्षता कर रहे थे। उसके साथ साथ ये सेक्रेटरी थे होम रूल लीग के। आपको यह भी याद रखना है कि ये फर्स्ट टाइम कब, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम आपका जो जवाहरलाल नेहरू है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में कब वो भाग लिए थे, तो वो बांकीपुर का सेशन था। आई होप कि आपको बांकीपुर सेशन पता होगा कहाँ हुआ है, 1912 में हुआ था। उसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए थे कांग्रेस पे एज ए मेंबर। ठीक है, ये जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया कमेटी के। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। उसके साथ साथ इनका कुछ सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी था। ये हमेशा इन्वेस्टनाइज की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टू ड्रॉ अप द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किए, हमेशा सेक्युलरिज्म पे काम किए। ही वाज अगेंस्ट द कम्युनलिज्म, ये सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे, इनका मानना था। ये हम अभी आगे बताएंगे। इनका हमेशा ये सब सोसाइटी में आप लिख सकते हो सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि सेक्युलरिज्म क्या होता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है इंडिया। धर्मनिरपेक्ष मतलब इंडिया ऐसा स्टेट नहीं है, इंडिया इज नॉट ए स्टेट वेयर वन रिलीजन इज सुपीरियर। यहाँ पर हर एक रिलीजन एक बराबर सम्मान मिलता है। इसलिए आप समझो कि आज म्यांमार का स्थिति, चाहे बांग्लादेश का स्थिति आप देखोगे तो उन्होंने एक रिलीजन्स को उठाया और एक रिलीजन में बिलीव करते, इसलिए वहाँ का ऐसा स्थिति है। तो ये सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में थे। इनका ऐसा मानना था कि जो भी रिलीजियस फेथ होगा ना वो पर्सनल मैटर है, पब्लिक मैटर नहीं है। ही वॉज कमिटेड टू स्टैब्लिश द स्ट्रॉन्ग इंडियन नेशन एंड अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री। हमेशा स्टैब्लिश करना, ही वॉज कमिटेड, हमेशा ये कमिटेड थे कि हम एस्टैब्लिश करेंगे स्ट्रॉन्ग इंडियन नेशन, और हमेशा एज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री होना चाहिए। इंडिया एज ए डेमोक्रेसी, और इनका ऐसा मानना था कि आज़ादी से पहले कि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री की तरफ बढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग इंडियन नेशन ही हम बनाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ देखोगे तो सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे। ही वाज हेल्प इन बिल्डिंग द नैरेटिव ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अब देखो सेक्युलरिज्म वर्ड जो है ना जरूर 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया। देखो आप होलिस्टिक वे में समझो, जब सेक्युलरिज्म है तो आपको पता होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको ऐड किया। लेकिन ऐसा मानना, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर सेक्युलरिज्म वर्ड हम लोग प्रियम्बल में ऐड के बाद में, ऐसा नहीं है कि इंडिया सेक्युलरिज्म कंट्री नहीं था, वर्ड ऐड करने के बाद में था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया जब भी, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया उसी दिन से इंडिया सेक्युलरिज्म था। वो वर्ड मेंशन नहीं था इसका मतलब नहीं था, वो इम्प्लिसिटली मेंशन था उसके अंदर। ठीक है, ये बात को समझ सकते हो आप। ही बिल्ड द साइंटिफिक बेस फॉर इंडियन स्पेस, इन्होंने इंडियन स्पेस और इंजीनियरिंग के लिए ऐसा काम किया। इसरो हो गया, आईआईटी इन्होंने बनाया, इसरो बनाया। ठीक है, ये सब उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, जिस समय इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं था तब उन्होंने इसरो की कल्पना की, उन्होंने आईआईटीज का कल्पना की। ठीक है, नेहरू इनिशिएटेड इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक इन्वेस्टिंग इन हैवी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उस समय में उन्होंने हैवी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया सो दैट कि इंडिया ग्रोथ कर सके। ठीक है, अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू बिलीव दैट द सेक्युलरिज्म वाज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव करते थे कि सेक्युलरिज्म जो है ना वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है एंड अ वे टू प्रमोट नेशनल यूनिटी। सेक्युलरिज्म इज द ओनली वे टू प्रमोट यूनिटी, इनका मानना था। बिल्कुल ही बात, अगर हर धर्म हर जाति के लोग एक साथ रहेंगे, सेक्युलरिज्म भावना बढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्ष देश होगा तो यूनिटी की कल्पना हो सकती है। और यही ऐसा मानना था, ऐसा होता भी है और ऐसा होगा ही, यही एक तरीका है। ही बिलीव दैट द स्टेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन एंड ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वली। इनका मानना था कि आप स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करो। ठीक है, रिलीजन फेथ जो है ना वो पर्सनल मैटर हो सकता है, पब्लिक मैटर नहीं हो सकता था, और हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट करो। नेहरू का व्यू क्या था सेक्युलरिज्म पे, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी पे, वो देखते हैं। नेहरू बिलीव दैट द सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी वेर इनसेपरेबल। मतलब आप सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी का बात कर रहे हो इसका मतलब वहां इम्प्लिसिटली सेक्युलरिज्म ऐड है, मतलब सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। एंड दैट अ सेक्युलर स्टेट नेसेसरी कंडीशन फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी का बात करते हैं तो सेक्युलर स्टेट का होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। नेहरू बिलीव दैट स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन ऑल रिलीजियस अफेयर। इनका स्टेट का मतलब हो रहा है गवर्नमेंट को कोई
गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं इंटरफेयर करना चाहिए रिलीजियस अफेयर में। रिलीजियस सबका अपना है, अपना अफेयर है, अपना फेथ है, उसमें कोई स्टेट का, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। दैट रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर। रिलीजियस इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, नॉट अ पर्सनल, इट इज अ पर्सनल मैटर, इज नॉट अ पब्लिक मैटर एट ऑल, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नेहरू बिलीव दैट द पीपल शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन विदाउट फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रोसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट, जो हम लोग भेदभाव करते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि पीपल्स जो है ना, पीपल्स ऑफ इंडिया, वो फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर। अगर हम मुसलमान हैं, चाहे माइनॉरिटीज कम्युनिटी से आ रहे हैं या मेजोरिटी कम्युनिटी हिंदू से आ रहे हैं, तो हमारा जो रिलीजियस प्रैक्टिस हम वो करेंगे और इसमें कोई प्रोसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये स्टेट एश्योर करेगा, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर और रेशनलिज्म का बिलीव होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक माइंडसेट टेम्पर होना चाहिए। नेहरू बिलीव दैट साइंटिफिक टेम्पर एंड रेशनलिज्म वेयर एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत नेसेसरी है। नेशनल यूनिटी, नेहरू बिलीव दैट द सेकुलरिज्म वुड हेल्प टू एलिमिनेट कम्युनलिज्म। इस बात को समझो, अगर सेकुलरिज्म होगा, अगर सारे के धर्म एक साथ होगा तो कम्युनलिज्म खत्म होगा ना। कम्युनलिज्म मतलब कम्युनलिज्म मतलब होता है कि किसी एक धर्म को, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देना, उस पर बिलीव करना। जैसे अभी बांग्लादेश क्या हो रहा है कि पूरा कम्युनलिज्म हो गया, पूरा का पूरा मुस्लिम स्टेट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया सेकुलरिज्म है, जैसे ही सेकुलरिज्म होगा, हर एक धर्म के लोग एक साथ रहेंगे और एक स्टेटस में रहेंगे, एक डेमोक्रेसी के अंदर सबको इक्वल वैल्यू मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनलिज्म होगा नहीं। आई होप कि सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म आपको बहुत अच्छे से माइंडसेट में क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम लोग कम्युनलिज्म भी देखेंगे, हम लोग सेकुलरिज्म देख रहे हैं। एंड टू प्रमोट डाइवर्स मल्टीकल्चर सोसाइटी, तो ये सब जो था ना, नेहरू का व्यू था सेकुलरिज्म में। तो आप देखो रिपीटेड, जिस हिसाब से अगर 16-17 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा ना, ऐसा कोई आप समझ लो, अभी कोर्ट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल री एग्जाम होगा। लेकिन थोड़ा अब क्या है ना कि पढ़ाई के, लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई का माहौल है, तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग कवर भी कर रहे हैं तो आप उसको पढ़ो, ठीक है, क्योंकि री एग्जाम भी होगा, तब भी तो मेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि री एग्जाम होगा तो आप प्री और मेंस में ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन ऑफ रिजल्ट है, रिजल्ट उनको देना है उनके एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि इलेक्शन उनके लिए एग्जामिनेशन ही है। नेहरू व्यू ऑन सेकुलरिज्म आर रिफ्लेक्टेड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि नेहरू का व्यू जो था सेकुलरिज्म में, वो साफ साफ दिख रहा है उनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें साफ साफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है उनकी हरकतें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनलिज्म एंड आइडियोलॉजी स्टेटिंग दैट डिवीजन बिटवीन द स्टेट्स, पीपल ग्रुप ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी, रिलीजन, बिलीव्स एंड वैल्यू। जब भी हम डिवाइड कर दे ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज, तो कम्युनलिज्म आना स्टार्ट हो जाता है। नेहरू बिलीव दैट द कम्युनलिज्म वाज अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेकुलरिज्म होगा तो नेशनल यूनिटी होगा, मतलब कम्युनलिज्म होगा तो थ्रेट टू नेशनल यूनिटी होगा, मतलब समझ लो स्टेट शुड बी एलिमिनेटेड। ही वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सेकुलरिज्म एंड बिलीव दैट द रिलीजियस शुड बी पर्सनल मैटर। बार बार उसी चीज को मैं बता रहा हूं। नेहरू का बिलीव क्या था कम्युनलिज्म में? नेहरू बिलीव दैट द कम्युनलिज्म वाज ए पॉलिटिकल एंड सोशल रिएक्शन एट डिवाइड द नेशन। जो डिवाइड द नेशन, उनका मानना था जब भी हम कम्युनलिज्म पे जाएंगे वो एक पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल रिएक्शन है, और वो डिवाइड करेगा नेशन को, यूनाइट नहीं करेगा। अगर सेकुलर यूनाइट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनलिज्म डिवाइड करेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। नेहरू बिलीव दैट द कम्युनलिज्म वाज अ ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, दैट इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वेर मोर इंपॉर्टेंट। इनका मानना था कि नेहरू बिलीव दैट द कम्युनलिज्म वाज ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। अगर हम कम्युनलिज्म पे बिलीव करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा, हमारा ऑब्स्टेकल हो जाएगा, हमारा रुकावट हो जाएगा, एंड इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगा, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगा। और मोर इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सेकुलरिज्म पे बिलीव करेगा, हम कम्युनलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लेंगे तो ऑब्स्टेकल हो जाएगा प्रोग्रेस में, ठीक है। नेहरू बिलीव दैट द सेकुलरिज्म वाज द ट्रूथ ऑफ एजेस, दैट द स्टेट्स वुड बी न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। मतलब स्टेट, मतलब गवर्नमेंट को हर रिलीजियंस मैटर पे न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। नेहरू बिलीव दैट द रिलीजन्स वाज अ पर्सनल मैटर एंड स्टेट शुड बी नॉट इंटरफेयर। बार बार उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक होलिस्टिक वे में नोट्स अपना होना चाहिए। नेहरू पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन डीलिंग विद द कम्युनिज्म, क्या पॉलिसी था उनका? इंडिपेंडेंस। नेहरू बिलीव दैट द इंडिपेंडेंस वुड
हेल्प रिजॉल्व द कम्युनल प्रॉब्लम। इंडिपेंडेंस मतलब समझो, जब भी हम इंडिपेंडेंस दे देंगे तो वो जो कम्युनल वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। फ्रेंडली रिलेशंस, जब भी फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे तो कम्युनिज्म कम होगा, सेक्युलरिज्म बढ़ेगा। उसके साथ साथ जेनरोसिटी फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी, जब भी उदारता रहेगा, जब भी जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनका जेनरोसिटी रहेगा, उदारता रहेगा माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, तो कम्युनलिज्म खत्म होगा, कम्युनलिज्म कम होगा। ठीक है। सेक्युलरिज्म, द प्रिंसिपल दैट, आप इस पे लिख सकते हो, द प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, दैट नो वन रिलीजन शुड बी फेवर ओवर द अनदर। सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है, ऊपर होना चाहिए था, गलती से नीचे मैंने हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर द बार्ड ऑफ बंगाल, ये बंगाल के कवि थे, इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी बोला जाता था। ही वॉज अ नोबेल प्राइज विनिंग पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर, नोबेल प्राइज विनर थे, उसके साथ साथ सोशल रिफॉर्मर थे, पोएट में इन्होंने मिला था। ठीक है। हु प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस मॉडर्न इंडिया लिटरेचर एंड थॉट, तो हमेशा ये मॉडर्न इंडिया लिटरेचर और थॉट पे बिलीव करते थे। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो लिटरेचर के क्षेत्र में इनका पोइट्री जो था ना बहुत फेमस था, जैसे मास्टरपीस, जैसे गीतांजलि हो गया, जो जिससे उन्होंने नोबेल प्राइज इनको मिला था, इसी पोएट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है, अदर कंट्रीब्यूशन जैसे मानसी हो गया, सोनार तरी हो गया और गीति माल्या हो गया। कुछ एग्जाम्पल जरूर याद रखोगे, कैसे आप नोट्स लिखोगे कैसे एग्जाम में आ गया तो। ठीक है। ड्रामा जो था ना, विसर्जन हो गया, मयार खेला हो गया, मुक्त धारा हो गया, एड्रेसेस द सोशल इशू एंड ह्यूमन इमोशन, तो इसके थ्रू, ड्रामा के थ्रू ये सोशल इशूज को हो गया या फिर ह्यूमन का जो इमोशन होगा उसको एड्रेस करते थे ड्रामा के थ्रू। इनका कुछ शॉर्ट स्टोरी भी था, जैसे गलाकुचा, ठीक है, गल्पा कुच्छा। ठीक है। नोबेल जो था इनका, क्या क्या नोबेल था, गोरा था, घड़ी वैरा था, चोखर बाली था। ठीक है, चोखर बाली। इट इंक्लूड्स द थीम ऑफ आइडेंटिटी, नेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म, तो आइडेंटिटी नेशनलिज्म पे थीम था इनका, और सोशल रिफॉर्म क्या हो सकता है उसके ऊपर नोबेल में ये थीम दिखाते थे। कंपोज नेशनल एंथम फॉर टू नेशन, दो नेशन के लिए, ये ऐसा पहला बंदा था जिन्होंने दो नेशंस के लिए, बंदा तो आप गलत वे में मत लेना, ऐसे पहला महापुरुष थे जो नेशनल एंथम दो नेशंस के लिए, इन दो नेशंस के लिए इन्होंने लिखा था, जनगण मना, और बांग्लादेश के लिए अमार सोनार बांग्ला। तो इंडिया के लिए जनगण मन, अमार सोनार बांग्ला जो है ना बांग्लादेश के लिए था। ठीक है। अब देखो एजुकेशन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, एडवोकेट यूज ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, हमेशा इनका था कि मदर टंग का यूज होना चाहिए मीडियम इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन में जो मीडियम इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है पढ़ाई के टाइम में वो मदर टंग होना चाहिए, वनरेबल मदर टंग में होना चाहिए। ठीक है। ही एम्फसाइज स्टूडेंट टू बी कॉन्स्टेंट कांस्टेंट विद द नेचुरल सराउंडिंग, तो इनका मानना था कि नेचुरल सराउंडिंग के कांस्टेंट में स्टूडेंट का होना चाहिए। उसके साथ साथ ही एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग में बिलीव करते थे, फाइन आर्ट में बिलीव करते थे, इनका ऐसा मानना है। उसके साथ साथ वांटेड स्टूडेंट टू इंगेज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इनका बिलीव था कि स्टूडेंट जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में होगा उनका माइंडसेट अच्छा होगा, इनका मानना था। जैसे गेम्स हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये खुद भी इस क्षेत्र से थे तो इनका ऐसा मानना था। फाउंडेशन स्टोन फॉर विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1918, इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी इन्होंने बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर आइडिया अबाउट द सोसाइटी इंक्लूड द ह्यूमनिज्म में बिलीव करते थे, यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते थे, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज में तीन चीज जो इनका मेन बिलीव था, इनका ह्यूमनिज्म में बिलीव था, इनका यूनिवर्सलिज्म में बिलीव था। ठीक है। और उसके बाद ये कल्चरल एक्सचेंज को भी इंपॉर्टेंस देते थे। उसके साथ ही बिलीव इन द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड में बिलीव करते थे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या होता है समझ रहे हो, टॉलरेंस, जितना आपका अंदर सहनशीलता होगा ना उतना आप आगे बढ़ोगे। आज जो भी हम लोग बिलीव कर रहे हैं 70 बीपीएससी में जो हमारे साथ हुआ ना, हम टॉलरेट कर रहे हैं, वी टॉलरेट द गवर्नमेंट, वी टॉलरेट द बीपीएससी, तो जितना टॉलरेट कर, जितना सहनशीलता होगा ना हमारे आगे, हम उतना जीतेंगे और जीत के बहुत करीब भी है। स्पिरिचुअल वैल्यूज में बिलीव करते थे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बिलीव करते थे। ही ऑल्सो बिलीव दैट पीपल शुड लिव इन हार्मोनी विद द नेचर। ठीक है, ऐसा इनका मानना, तो ये आप हेडिंग लिख सकते हो जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर आएगा। ह्यूमनिज्म में क्या बिलीव करते थे, टैगोर बिलीव दैट ह्यूमन ब्रदरहुड, भाईचारा एंड द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, वही है, और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड में बिलीव करते थे। ठीक है, तो मैनकाइंड मतलब होता मानवता। ही बिलीव दैट द पीपल शुड बी स्ट्राइव ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन एंड लिव फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ, तो हमेशा आदमी को स्पिरिचुअल परफेक्शन पे ध्यान देना चाहिए और अल्टीमेट ट्रूथ के
ट्रूथ के लिए जिंदा रहना चाहिए, जिंदगी जो है ना ट्रूथ पे बिलीव करना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सलिज्म में इन्होंने बोला कि टैगोर बिलीव इन अ ग्लोबल कल्चर में बिलीव करते थे, ठीक है। ग्लोबल कल्चर मतलब वर्ल्ड के कल्चर में कल्चरली यूनाइट हो, हम उस पर बिलीव करते थे, तभी तो यूनिवर्सलिज्म में बात करते थे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये वर्ल्ड के हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट देते थे। इनका मानना था कि ह्यूमैनिटी शेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ये बिलीव करते थे कि पीपल शुड बी फ्री थिंकिंग, सोच मतलब फ्री थिंकिंग होना चाहिए। उसके बाद ऐसा इनका मानना था जितने भी रिलीजियस थॉट है, डिफरेंट कल्चर है, सबको वैल्यू देना चाहिए। क्या अगर आप हिंदू है तो मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम के रिलीजियस कल्चर पे भी आपको वैल्यू देना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। इनका जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन था वो देखो, टैगर ऑल्सो पेंटर एंड इंगेज इन द वेरियस फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, तो ये पेंटिंग वगैरह भी करते थे। विजुअल आर्ट रिफ्लेक्ट द इनोवेटिव स्पिरिट, उसके साथ ट्रांसलेट हिज वर्क इनटू मल्टीपल लैंग्वेज, इनका जो वर्क वो ट्रांसलेट हिज वर्क, फोस्टरिंग ग्लोबल एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड फिलोसफी, हमेशा अप्रिशिएट करते थे, ग्लोबल एप्रिसिएशन करते थे इंडियन कल्चर को, फिलोसफी को। हिज ज़्यादा नहीं था कल्चर कंट्रीब्यूशन इनका, मेनली इनका लिटरेचर वर्क ज़्यादा था, जिसमें ड्रामा हो गया, पोइट्री हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ही बर्थडे जैसे पोलिया बैसाख जो है ना बंगाली का न्यू ईयर मनाया जाता है, इज ऑब्जर्व एज ए कल्चरल फेस्टिवल, वहाँ मनाया जाता है क्योंकि इनके लिए वहाँ के ही थे, बंगाल के ही थे, ठीक है। ये तो आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है आपका, बोथ गांधी एंड अंबेडकर कंसिडर अनटचेबिलिटी एज अ सोशल इविल, तो गांधी और अंबेडकर दोनों का मानना था कि हम लोग यहाँ गांधी और अंबेडकर के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों के कास्ट के ऊपर क्या ऐसा मानना था, दोनों का कास्टिज्म पे क्या बिलीव था, ऐसा मेरा मानना है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। हम अब गांधी अंबेडकर के बारे में जरूर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के कास्टिज्म पे क्या बिलीव था उसको थोड़ा देख लेते हैं। बोथ गांधी एंड अंबेडकर कंसिडर अनटचेबिलिटी एज अ सोशल इविल, दोनों का मानना था कि अनटचेबिलिटी जो था ना वो सोशल इविल है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप गांधी और अंबेडकर को पढ़ोगे, गांधी कभी कास्टिज्म के खिलाफ नहीं थे, उनका वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, ठीक है। लेकिन अंबेडकर चाहते थे कि वो अंबेडकर कास्टिज्म के खिलाफ थे, उनका मानना था अगर कास्टिज्म ही हट गया तो अनटचेबिलिटी ही रिमूव हो जाएगा। लेकिन गांधी का मानना था कास्टिज्म को वो मानते थे, ठीक है, हिंदू के बिलीव में, लेकिन वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने हरिजन लाया, हरिजन जो था ना, हरि का जन, ठीक है, हरिजन मतलब जन, भगवान से रिलेट किया गया। कास्ट सिस्टम वाज सोशल सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ लेबर, इनका मानना था। लेकिन अंबेडकर आर्ग्यू टू एबोलिशिंग द कास्ट सिस्टम रेदर देन इट्स रिफॉर्म, तो ये गांधी मानते थे कि कास्टिज्म में रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन अंबेडकर मानते थे कि रिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं, रिफॉर्म से कुछ नहीं होने वाला, आप एबोलिश कर दो कास्ट सिस्टम को, ठीक है। कास्ट आइडेंटिटीज वेर नॉट सपोज टू बी हेरिडिटरी और फिक्स, ऐसा मानना था कि कास्ट का जो आइडेंटिटी है ना वो हेरिडिटरी और फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा है भी नहीं ना, जो अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण का बच्चा अदर कास्ट नहीं होगा। लेकिन इनका मानना था कि हेरिडिटी और रिजिड और फिक्स है, जो जिस कास्ट में जन्मा है उसी का टैग लेगा, मतलब कास्टिज्म बर्थ से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल वेयर अलॉटेड टू अ पार्टिकुलर कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड मेरिट, ऐसा कुछ नहीं होता। गांधी जी का मानना था कि पार्टिकुलर कास्ट पे जो अलॉटेड होता है ना एबिलिटी, इंटरेस्ट और मेरिट के हिसाब से होता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता, आप हम भी जान रहे। लेकिन इनका अंबेडकर साहब का मानना था कि कास्ट वाज डिटरमाइंड बाय एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, इनका मानना था कि डिटरमाइन जो होता है ना एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से होता है, आप कहाँ जन्मे हो वही आपका कास्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्ग्यू फॉर ए रिफॉर्म ऑफ ए कास्ट सिस्टम एबोलिशन अनटचेबिलिटी, मैंने पहले ही बोला था कि ये कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म की बातें करते हैं और अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करते हैं। लेकिन जब आप अंबेडकर साहब को देखोगे तो कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है। कास्ट सिस्टम प्योरिटी और पॉल्यूशन पे बात होता है, मतलब जो अपर कास्ट है वो प्योर है, जो लोअर कास्ट है पॉल्यूटेड है। वेयर द अपर कास्ट considered as a ritual superior to the lower caste, जो अपर कास्ट है रिचुअली सुपेरियर है देन लोअर कास्ट। अंबेडकर फेवर द एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, आर्ग्यूइंग दैट द इट कैन नॉट बी रिफॉर्म, उनका मानना था कि रिफॉर्म कुछ नहीं होगा ये, ठीक है, आप खत्म कर दो। गांधी डू नॉट क्वेश्चन प्रोविजन ऑफ इंटरकास्ट डाइनिंग, मतलब इंटरकास्ट डाइनिंग पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। तो आई होप कि कास्ट सिस्टम पे आपको अंबेडकर और इनके बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, तो डू कमेंट, आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वही एक अप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो यूट्यूब पे हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं अभी तक, जब तक हम पढ़ा पा रहे हैं, जब तक पॉकेट में है तब तक पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप कमेंट करो तो सो डैट कि हमको एक माइलेज मिलेगा कि हम आगे भी लेक्चर्स लाते रहे। थैंक यू एवरीवन।